नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग दसम के इतिहास के पहले पाठ, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हम इस चैप्टर के पहले भाग में देखेंगे कि किस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण कारण बना और यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास होना आरंभ हुआ। तो चलिए अब हम देर नहीं करते हैं और जल्दी से हम इस पाठ को देखना शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण से अभिप्राय है कि अब हम इस भाग में देखेंगे कि किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और इसके बढ़ने के पीछे जो कारण थे हम उन कारणों को देखेंगे और उन घटनाओं पर भी जिक्र करेंगे कि किस तरह से चीजें हुई। कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक यहाँ पर राष्ट्र राज्य की कोई अवधारणा नहीं थी। यानी कि आज जो हम पढ़ते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में, हॉलैंड के बारे में, आयरलैंड के बारे में, ये सब जो यूरोपीय देश थे उस समय वो देश नहीं थे। तो फिर क्या था? बिल्कुल आपने सही सोचा। तो उस समय एक राजशाही व्यवस्थाएं थी, यानी कि छोटे छोटे रियासत होते थे या क्षेत्र होते थे जिन पर राजा का शासन होता है। यानी कि हम उसे कह सकते हैं कि वहां पर राजतंत्र था और उन राजतंत्रों में अलग अलग प्रकार के जो लोग थे वो रहते थे। प्रायः यहाँ पर अगर हम देखें मानचित्र को तो आप देखेंगे कि यूरोपीय क्षेत्रों में डच और कैंटन ये दो तरह के राजशाही केंद्र थे जिन पर अधिकतर क्षेत्रों का नियंत्रण था। और इतना ही नहीं, ये जो क्षेत्रों में अलग अलग लोग रहते थे उनकी संस्कृति भी अलग थी, उनकी भाषा अलग थी, उनके जो अपने कल्चर थे वो अलग थे, उनकी परंपराएं अलग थी, परंतु वो क्या थे? राजतंत्र के अंतर्गत थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो राजा शक्तिशाली होता है वही उसका कंट्रोलर होता है, यानी कि उस पर नियंत्रण स्थापित करता है। और मध्य जो यूरोप थे उन क्षेत्रों में निरंकुश शासन व्यवस्था थी। मैंने पहले जिक्र किया था निरंकुश शासन व्यवस्था की, जिस पर कोई अंकुश नहीं हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के लोग थे। यहाँ पर एक बात बिल्कुल सोचने वाली है कि अलग अलग भाषा, संस्कृति, परंपराएं, वेशभूषा, इन सब चीजों के बाद फिर आखिर राष्ट्र राज्य की अवधारणा कैसे विकसित हुई। तो चलिए हम पहले एक एक करके इन चीजों को देखते हैं और इसके पहले सामाजिक पहलू को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर समाज उस समय का किस प्रकार था। कि यहाँ पर कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। तो ये कुलीन वर्ग के बारे में तो हम लोग पहले से जानते हैं कि कुलीन वर्ग एक ऐसा वर्ग होता था जो राजा के प्रशासनिक कार्यों को देखता था। उसके अतिरिक्त जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग होते थे जैसे सामंत हो गए, वो लोग कुलीन वर्ग की श्रेणी में आते थे और प्रायः इनके पास बहुत सारी संपत्ति होती थी और आर्थिक रूप से वो इतने समृद्ध होते थे कि नगरों के अलावा गांवों में उनके बहुत अधिक जागीरें होती थी, जमीनें होती थी, जिस पर वो कृषि दासों से या भूदासों से कृषि कार्य करवाते थे और उससे जो रेवेन्यू आता था उससे वो काफी समृद्ध होते थे। उसका कुछ भाग राजा को देते थे और बाकी शेष भाग वो अपने व्यक्तिगत तौर पर रखते थे। ये कुलीन वर्ग के लोग इतने अधिक समृद्धशाली थे कि कुछ लोग तो अपनी सैन्य व्यवस्था या अपने सैनिक को रखते थे। इसके बाद एक और वर्ग था नया मध्य वर्ग। आखिर नया मध्य वर्ग क्या था? तो मैं बताऊं आपको कि 18वीं शताब्दी के समय ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी और औद्योगिक क्रांति होने के बाद जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग थे वो धीरे धीरे शहरों में आने लगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो औद्योगिक संस्थानों की ओर चले और उसे कहा गया नया मध्य वर्ग। जैसे ही विशेषाधिकार समाप्त होते हैं बहुत सारे लोग सामान्य श्रेणी में आ जाते हैं। अब मध्य वर्ग जो था वो यानी कि कुलीन वर्ग से कुछ समाप्ति के बाद मध्य वर्ग का जो है विकास और तेजी से हुआ और आप समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन था, यानी कि एक जगह वहां से कुलीन वर्ग समाप्त हुआ और दूसरी जगह मध्य वर्ग ने ले लिया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो यूरोप जो था वो किस प्रकार से सामाजिक रूप से वो थोड़ा परिवर्तित हो रहा था। अब हम देखते हैं उदारवादी वर्ग, जिसमें हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि उदारवादी वर्ग के लिए राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। तो इसके अंतर्गत हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर उदारवादी थे कौन। अभी तो हमने मध्य वर्ग के बारे में पढ़ा, तो अचानक से ये उदारवादी वर्ग कैसे आ गया और इसकी क्या पृष्ठभूमि है। तो बताऊं कि उदारवाद जो शब्द है वो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है आजाद। आजाद मतलब विचारों की स्वतंत्रता। यहाँ पर
जो उदारवादी वर्ग के लोग थे वो जो प्राचीन काल से चली आ रही परंपराएं थी उनका वो विरोध कर रहे थे और वो नए विचारों को समर्थन दे रहे थे। तो जब ये नए विचारों को जो समर्थन दे रहे थे, जो अपने विचारों में जिनके स्वतंत्रता थी, उन्हें ही उदारवादी विचारधारा के लोग कहा गया, यानी कि उदारवादी। अब इनके क्या राष्ट्रवाद के मायने थे, हम इन्हें देखते हैं। तो मैं बताऊं कि इनका जो मानना था, वो चाहते थे कि लोकतंत्र का विकास हो, यानी कि जो पहले से चली आ रही राजतंत्र था वो समाप्त हो और एक ऐसी शासन व्यवस्था हो जिसमें लोगों की सहमति हो, यानी कि लोगों के द्वारा बनाए गए शासन को वो क्या कर रहे थे, उसे प्रेफर कर रहे थे। इसके अतिरिक्त वो सीमित मताधिकार की भी बात करते थे। सीमित मताधिकार का मतलब क्या हुआ, तो सीमित मताधिकार का मतलब था कि समाज का वैसा वर्ग जो आर्थिक रूप से संपन्न था उसे ही वोट देने का अधिकार हो। ये उनके आपसी विचार थे। उसके अतिरिक्त वो आधुनिकीकरण पर भी जोर देना चाहते थे कि आधुनिकीकरण हो। आधुनिकीकरण को मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि वो समाज में हो रहे परिवर्तनों को वो एक्सेप्ट करते थे। वो चाहते थे कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन हो। तो ये उदारवादी जो विचारधारा थी वो राष्ट्र के निर्माण में कहीं ना कहीं एक नई संरचना को गढ़ रही थी। अब हम इसके आर्थिक पहलू को देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आरंभ के दिनों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के शुल्क लिए जा रहे थे और आयात और निर्यात शुल्क जो थे वो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग थे। तो इससे एक व्यापारी के लिए ये काफी हानिकारक सौदा था, तो उसमें लाभ की तो संभावना बहुत ही कम थी। अब ये जो उदारवादी वर्ग के लोग थे वो चाहते थे कि पूरे देश में यानी कि पूरे क्षेत्र में आर्थिक रूप से एकरूपता हो, और आर्थिक रूप से जब एकरूपता होगी तो लोगों का विकास होगा। दूसरी ओर जो मैंने अभी जिक्र किया था, माप तौल का जो मानक हो वो एक हो, यानी कि स्टैंडर्ड उसका एक मानक हो, और इसके साथ साथ जो व्यापार जो कर रहे हैं उसमें विभिन्न क्षेत्रों में जो मुद्रा का जो वैल्यू है वो भी एक समान। जैसे हम लोग ने अभी देखा था कि नेपोलियन बोनापार्ट, जैसा कि हम लोगों ने नेपोलियन कोड में देखा था कि नेपोलियन के द्वारा बैंक ऑफ फ्रांस की घोषणा की जाती है और उसके साथ एक राष्ट्रीय मुद्रा की संकल्पना को लाई जाती है, तो वो उसका कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे थे। उससे क्या हो रहा था कि पूरे देश में यानी कि पूरे उसके क्षेत्र में एकरूपता थी। तो इनके लिए, उदारवादियों के लिए जो राष्ट्रवाद के मायने थे वो अगर देखें तो विशेषाधिकार की समाप्ति थी, सामंती प्रथा का अंत था, उसके अतिरिक्त जो आर्थिक एकरूपता की बात थी, मानक जो था मापतौल का वो एकरूप होना चाहिए, उसी के संदर्भ में जो आर्थिक गतिविधियों में एक संस्था बनाई गई थी जिसमें जलवेराइन शुल्क लिया जाता था, जो सामूहिक था, सभी व्यापारियों के द्वारा किया जाता था। तो इस प्रकार से जो उदारवादी थे वो कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। उपपाठ की ओर चलते हैं तो हम देखते हैं 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 के बाद इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ पे दूसरा शब्द है रूढ़िवाद। तो चलिए हम पहले देखते हैं 1815 को। तो 1815 में आखिर हुआ क्या था। तो 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया और रूस, ये जो देश थे ये यूरोपीय देश थे, और इन सभी ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट के साथ एक युद्ध लड़ा था, और उस युद्ध का नाम था वाटरलू का युद्ध, यानी कि वाटरलू की लड़ाई। और इसमें सारे यूरोपीय देश मिल करके वो क्या कर रहे थे, वो नेपोलियन बोनापार्ट को युद्ध में पराजित कर देते हैं, और एक बार फिर से जो उदारवादी विचारधारा चली आ रही थी, जो राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही थी, उसे अब समाप्त करने की बारी आ गई। और ये सारे देश मिलकर क्या किया, उन्होंने जैसे पूर्व में फ्रांस था उसे फ्रांस को पहले की तरह कर दिया। यानी कि पहले की तरह करने का मतलब क्या हुआ कि पहले लुई 16वां जो था शासक बुर्बो वंश का, फिर उसे दे दिया गया, और जितने क्षेत्रों को नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा विजित किया गया था यानी कि जीता गया था, उन सभी क्षेत्रों को स्वतः पूर्व की तरह बांट दिया गया। और कोशिश ये की गई कि फ्रांस के आसपास का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों पर कई राजवंशों की
का पकड़ हो या कई राजवंशों का नियंत्रण हो, ताकि भविष्य में कभी भी फ्रांस फिर साम्राज्यवादी नीति का अनुपालन नहीं कर सके। अब यहाँ पर दूसरा शब्द है रूढ़िवाद। तो मैं आपको बताऊं कि रूढ़िवाद भी एक प्रकार की विचारधारा है, और यह एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत जो प्राचीन काल से चली आ रही जो नीतियां हैं, परंपराएं हैं, संस्कृति है, उन सभी संस्कृतियों का हूबहू अनुपालन किया जाए। रूढ़िवादी विचारधारा के जो लोग थे वो राजतंत्र के समर्थक थे। जैसा मैंने बताया कि पुरानी विचारधारा, तो उसका मतलब हुआ कि पहले से राजतंत्र चला रहा था, पहले से चर्च व्यवस्था चली आ रही थी, पहले से सामाजिक असमानता चली आ रही थी, पहले से सामंती जो व्यवस्था थी और समाज में भूदास और भूमिहीन लोगों का जो एक अलग समुदाय था वो चला आ रहा था। तो उन सारी चीजों को वो फिर से वापस लाना चाहते थे। अब ये जो सारी चीजें थी वो कहीं ना कहीं यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण में एक बाधा खड़ा कर रही थी। स्वाभाविक है, क्योंकि जिस प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट के आने के बाद यूरोप की स्थिति में अचानक से बदलाव होते हैं और वहां पर एक नया वर्ग का जन्म होता है जो उदारवादी विचारधारा का था। अब ठीक उसके विपरीत फिर से पुरानी विचारधारा यानी कि रूढ़िवादी विचारधारा का आगमन हो गया, और ये कहीं ना कहीं पूरे यूरोपीय समाज को एक बार फिर से अतीत की ओर ढकेलने की कोशिश कर रहा था। परंतु वास्तविक स्थिति अभी तक यही थी। जैसे ही 1815 ईस्वी के बाद जब रूढ़िवादी विचारधारा का प्रसार होने लगा, तो जितने भी उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे उन्हें अब भूमिगत होना पड़ा। भूमिगत मतलब कि अब वो जो उस समय की जो समाज की जो विचारधारा थी उससे उन्हें छूटना पड़ा। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज क्या था कि उस समय सबसे महत्वपूर्ण काम किया गया कि प्रेस की आजादी पर रूढ़िवादियों के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर प्रेस होगा तो लोगों के विचार आएंगे, और जब विचार आएंगे तो फिर हो सकता है कि एक बार सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन हो जाए। तो इसलिए प्रेस की आजादी पर भी रोक लगा दिया गया। अब हम देखते हैं इसके तीसरे उपभाग को, क्रांतिकारी। तो मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से रूढ़िवादी और उदारवादी विचारधारा के बीच लोगों की जो आपसी जो वैचारिक मतभेद चल रहे थे, वैसे में उदारवादियों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा था कि राष्ट्र राज्य का निर्माण हो, यानी कि ऐसा राज्य हो जिस पर नियंत्रण वहां की जनता का हो। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि ये जो 1815 ईस्वी के बाद के जो अवधि थी, उस अवधि में जिस प्रकार से रूढ़िवादी और उदारवादी विचारधारा के लोगों के बीच में जो वैचारिक संघर्ष हो रहे थे, उसने एक नई प्रकार के लोगों को जन्म दिया जिसे हम क्रांतिकारी कह सकते हैं। अब क्रांतिकारी क्या होता है? तो क्रांतिकारी का अर्थ यहाँ पर यह है कि अपने विचारों को या नए विचारों को लोगों तक पहुंचाना, और उसके लिए वो हर एक संभव प्रयास करना या कोशिश करना जिससे कि वो एक राष्ट्र हित में उसका उपयोग किया जा सके। यानी कि एक ऐसा लक्ष्य जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित हों, उसे हम क्रांतिकारी के रूप में कह सकते हैं, यानी कि विचारों में परिवर्तन। तो इस प्रकार से जो इन सबों में यूरोप में जो एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी का नाम आता है, उनका नाम था जुसेप्पे मैज़्नी, जो इटली के रहने वाले थे, यानी कि इटली के थे। और इन्होंने अपने जीवन काल में दो महत्वपूर्ण संस्थाओं का निर्माण किया या क्रांतिकारी संगठन का निर्माण किया, जिसमें सबसे पहले यंग इटली और उसके बाद यंग यूरोप का था। ये जो बनाए गए थे इनके द्वारा, जो संघ बनाए गए थे, जो क्रांतिकारी संगठन बनाए गए थे, उसका उद्देश्य इटली की स्वतंत्रता के साथ साथ पूरे यूरोप में एक इस प्रकार के समाज का निर्माण करना था जिससे कि लोगों में आपसी जो एकता है, समानता है, बंधुत्व है, वो सारी चीजें आ सके। मैज़्नी के द्वारा एक महत्वपूर्ण नारा दिया गया था, संघ, शक्ति और स्वतंत्रता। और इस प्रकार से उन्होंने इटली के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो हम आगे चैप्टर में देखेंगे इटली के एकीकरण के रूप में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और हाँ, कमेंट्स जरूर करें।